अगर हम एक पल के लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां स्मार्टफोन की स्क्रीन पर मौजूद वो सारे रंग बिरंगे ऐप्स एकदम से गायब हो जाएं मतलब कोई सोशल मीडिया फीड नहीं, कोई मैसेजिंग ऐप नहीं। और वीडियो देखने का कोई अलग जरिया भी ना हो, सब कुछ बस अतीत का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। और हमारे हाथ में जो डिवाइस हो वो कोई आम फोन ना होकर सिर्फ एक एआई एजेंट हो, एक ऐसा साथी जो सिर्फ हमारी आवाज से चले। हाँ, जो हमारे संदर्भ को बिना कहे ही समझ ले और बिना किसी ऐप को खोले सारे काम खुद कर दे। एग्जैक्टली सुनने में ये किसी सस्पेंसफुल साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन क्या हो अगर ये भविष्य सिर्फ एक कल्पना ना हो और वो सच में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। सही कहा। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को करीब से समझते हैं। कल ही यानी 12 मई 2026 को उत्सव टेकी नाम के एक चैनल से एक वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, मैंने भी देखा वो। और उसके साथ ही सप्लाई चेन और मशहूर एनालिस्ट मिंग-ची कुओ की कुछ ऐसी लीक सामने आई हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिला सकती हैं। बिल्कुल हिला सकती हैं। और इसीलिए आज का हमारा ये गहन विश्लेषण किसी आम टेक न्यूज या गैजेट लॉन्च के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। हाँ, आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ओपन एआई सच में एप्पल और गूगल के सॉफ्टवेयर वर्चस्व को खत्म करने के लिए अपना खुद का हार्डवेयर बना रही है। और क्या ये टेक इतिहास का अगला आईफोन मोमेंट होगा या फिर एक और बहुत बड़ी विफलता? मैं भी यही सोच रही थी। टेक जगत में इस वक्त जो हलचल है वो सच में चौंकाने वाली है। बिल्कुल। और ये हलचल इस बात की मजबूत पुष्टि करती है कि हम एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये कोई अफवाह नहीं है। हाँ, क्योंकि जब दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी अचानक से हार्डवेयर सप्लाई चेन में इतनी गहरी दिलचस्पी दिखाने लगे, तो इसका साफ मतलब है कि वो सिर्फ मौजूदा इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर खुश नहीं है, वो पूरी परिभाषा बदलना चाहते हैं। सही बात है। ये जो ऐपलेस यानी बिना ऐप वाले भविष्य की बात हो रही है, और ये कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। नहीं, ये कंप्यूटिंग का एक पूरी तरह से नया ढांचा है जहां मशीन इंसान की भाषा को सीधे समझेगी, बिना किसी ग्राफिकल इंटरफेस के। हाँ, बिना किसी ग्राफिकल इंटरफेस की मध्यस्थता के। ये समझने के लिए कि ये नया डिवाइस आखिर कैसा होगा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके पीछे दिमाग किसका है, जो कि सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई ने 2025 में लव फ्रॉम नाम की कंपनी का अधिग्रहण किया था। और इस कंपनी के पीछे का नाम टेक इतिहास के सबसे बड़े दिग्गजों में गिना जाता है, जॉनी आइव। अरे वाह, जॉनी आइव। ये वही है ना जिन्होंने एप्पल में अपने कार्यकाल के दौरान ओरिजिनल आईपॉड और आईफोन डिजाइन किया था। हाँ, और आईमैक और आईपैड भी। उनकी डिजाइन फिलॉसफी हमेशा से चीजों को सरल बनाने की रही है। जैसे जब पहला आईफोन आया था तो उन्होंने फोन से फिजिकल कीबोर्ड ही हटा दिया था। बिल्कुल, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम माना जाता था, और अब देखिए वो स्टैंडर्ड बन गया है। तो अब एक तरफ सैम ऑल्टमैन की एआई पावर है और दूसरी तरफ जॉनी आइव का लेजेंडरी हार्डवेयर विजन। हाँ, और सैम ऑल्टमैन का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। वे एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां अलग-अलग वेबसाइट्स के बीच भटकने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल आता है। वो क्या? ये ऐपलेस भविष्य सुनने में ऐसा लगता है जैसे अचानक से दुनिया की सभी कारों में से स्टीयरिंग व्हील हटा दिया जाए। अच्छा, दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मतलब सीधा कह दिया जाए कि अब कार का एआई खुद सब कुछ ड्राइव करेगा। सही बात है। क्या आज की दुनिया जिसका पूरा ढांचा बैंकिंग, सोशल मीडिया और सरकारी एप्स पर टिका है, वो अचानक से बिना स्टीयरिंग व्हील के चलने को तैयार है? नहीं, रातों रात स्टीयरिंग व्हील हटाना एक बेहद खतरनाक और अव्यावहारिक कदम साबित होगा। वही तो मैं सोच रही थी। इसीलिए पूरी तरह से ऐपलेस होना फिलहाल के दौर में संभव नहीं है। लीक्स का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये एक हाइब्रिड मॉडल होगा। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल, मतलब जहां पुरानी एप्स और नई एआई दुनिया दोनों एक साथ काम करेंगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं होगा कि इस नए डिवाइस में कोई स्क्रीन या इंटरफेस ही ना हो। तो तकनीकी नजरिए से देखें तो क्या इसका बेस वही होगा जो आज के स्मार्टफोन्स का होता है? हाँ, ये डिवाइस लिनक्स या एंड्रॉयड के एएसओपी यानी ओपन सोर्स लेयर पर आधारित हो सकता है। लेकिन फिर फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि इसके ऊपर ओपन एआई अपनी एजेंटिक एआई की एक बेहद शक्तिशाली लेयर लगाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मुझे कोई पारंपरिक बैंकिंग सॉफ्टवेयर या गेमिंग ऐप चलानी है तो वो चल सकेगी। हाँ,
वो बिल्कुल चलेंगी, लेकिन डिवाइस का पूरा आर्किटेक्चर उन ऐप्स को मैन्युअल रूप से खोलने पर केंद्रित नहीं होगा। मतलब मुझे बार बार ऐप आइकन पर टैप नहीं करना पड़ेगा। एकदम सही। एआई एजेंट लगातार बैकग्राउंड में सक्रिय रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको कैब बुक करनी हो तो मुझे फोन अनलॉक करके ऐप खोजना, लोकेशन डालना, ये सब नहीं करना होगा? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एआई एजेंट को आवाज से निर्देश देना होगा। अरे वाह! और वो एजेंट खुद उस ऐप के बैकएंड के साथ इंटरैक्ट करके काम कर देगा। हाँ, सारा काम निपटा देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का भरोसा इस सिस्टम पर बढ़ेगा, स्क्रीन पर ऐप्स खोलने की जरूरत अपने आप कम होती जाएगी। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अगर विजन इतने एडवांस्ड एआई एजेंट्स का है जो बैकग्राउंड में ऐप से बात करेंगे और बड़े फैसले लेंगे। हाँ, तो इस भारी काम के लिए हार्डवेयर को भी तो किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, और लीक्स भी इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। हाँ, मिंग-ची कुओ की रिपोर्ट को देखें तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ओपन एआई क्वालकॉम और लक्सशेयर के साथ गठजोड़ कर रही है। लेकिन अब सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। ट्विस्ट? वो क्या? ताज़ा जानकारी के अनुसार अब फोकस मीडियाटेक की तरफ शिफ्ट हो गया है। अच्छा। और मीडियाटेक का जो अपकमिंग 2 नैनोमीटर चिपसेट है, डायमेंसिटी 9600, उसे इस डिवाइस का दिल बनाया जा सकता है। 2 नैनोमीटर। लेकिन इस प्रोसेसर से भी ज्यादा जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा है वो है ड्यूअल एनपीयू का कॉन्सेप्ट। हाँ, आमतौर पर फोन्स में सिर्फ एक न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, लेकिन यहाँ 2 अलग-अलग एनपीयू का जिक्र हो रहा है। और यही ड्यूअल एनपीयू का आर्किटेक्चर इस डिवाइस की असली ताकत साबित हो सकता है। कैसे? मतलब साधारण एनपीयू तो बस कैमरे की तस्वीरें बेहतर बनाता है या चेहरे को पहचानता है, राइट? बिल्कुल, लेकिन जब हम एआई फर्स्ट डिवाइस की बात करते हैं तो मशीन को इंसान की तरह हर पल सोचना पड़ता है। तो यहाँ 2 एनपीयू का मतलब काम का बंटवारा है। हाँ, एकदम वैज्ञानिक बंटवारा। अच्छा। पहला एनपीयू पूरी तरह से एम्बिएंट एआई के लिए समर्पित होगा। एम्बिएंट का मतलब जो हर वक्त बैकग्राउंड में चल रहा हो। सही कहा, बहुत ही कम बैटरी खपत के साथ वो लगातार सुनेगा, संदर्भ समझेगा और डिवाइस को जागरूक रखेगा। और दूसरा एनपीयू? दूसरा एनपीयू तब काम आएगा जब कोई बहुत भारी एआई प्रोसेसिंग करनी हो। जैसे? रियल टाइम में किसी लंबे वीडियो को एनालाइज करना। हाँ, या किसी जटिल डेटा को प्रोसेस करना, या किसी विदेशी भाषा को लाइव ट्रांसलेट करना, वो भी बिना इंटरनेट डिले के। लेकिन अगर ये डिवाइस इतना भारी डेटा प्रोसेस करेगा तो इसके लिए सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं बल्कि मेमोरी भी तो तेज चाहिए। बहुत तेज चाहिए। आज के फ्लैगशिप फोन्स में भी बहुत रैम होती है, तो फिर लीक्स में नेक्स्ट जेन LPDDR6 रैम और UFS 5.0 स्टोरेज पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि ये कोई साधारण फोन नहीं है। सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये एक चलता फिरता डेटा सेंटर है। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs काम कैसे करते हैं। ये पूरी तरह से मेमोरी बाउंड होते हैं, मतलब वो मेमोरी की स्पीड पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, जब एआई कोई जवाब देता है तो उसे हर एक शब्द जनरेट करने के लिए स्टोरेज से रैम में भारी डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर रैम और स्टोरेज की स्पीड धीमी होगी तो क्या होगा? तो एआई को जवाब देने में कई सेकंड लग जाएंगे, जो एक रियल टाइम बातचीत के अनुभव को बर्बाद कर देगा। समझ गई। साधारण फोन्स में रैम बस ऐप्स को बैकग्राउंड में रखती है, लेकिन यहाँ LPDDR6 की जरूरत इसलिए है क्योंकि एआई को हर सेकंड गीगाबाइट्स डेटा प्रोसेस करना है। एकदम सही। और इसी स्पीड की बदौलत डिवाइस बिना इंटरनेट के भी तुरंत प्रतिक्रिया दे सकेगा। और जब इतने बड़े स्तर पर डेटा की बात आती है तो सुरक्षा का सवाल अपने आप सबसे बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, प्राइवेसी सबसे अहम है। लीक्स में एक बहुत ही भारी तकनीकी शब्द का उल्लेख है, इनलाइन हैशिंग प्रोटेक्टेड कर्नल वर्चुअल मशीन। हाँ, ये सुनने में बेहद जटिल लगता है। सच में? लेकिन अगर इसे डिकोड करें तो इसका महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि जब एआई हमारे बैंक की जानकारी और निजी मैसेजेस एक्सेस कर रहा है तो उस डेटा को क्लाउड पर लीक होने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये कर्नल लेवल वर्चुअल मशीन कैसे काम करती हैं? आम वर्चुअल मशीनें सॉफ्टवेयर स्तर पर होती हैं जिन्हें हैकर्स बाईपास कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन हैशिंग का मतलब है कि सुरक्षा सीधे हार्डवेयर के अंदर ढाली गई है। अच्छा, सिलिकॉन के स्तर पर? हाँ, इसे ऐसे समझें कि डेटा एक ऐसी तिजोरी में है जिसकी चाबी सिर्फ उसी माइक्रोसेकंड में बनती है जब डेटा प्रोसेस हो रहा हो। अरे वाह! और काम खत्म होते ही वो चाबी हार्डवेयर लेवल पर खुद नष्ट हो जाती है। बिल्कुल। अगर कोई बाहरी ऐप डेटा चुराने की कोशिश करती है तो प्रोसेसर कमांड को वहीं रोक देता है। मतलब ये गारंटी है कि यूजर का सारा डेटा डिवाइस के अंदर ही रहे। सही कहा। और सुरक्षा के अलावा एक और अहम स्पेसिफिकेशन सामने आई है, नया ISP यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर। इस नए एआई डिवाइस में कैमरा सिर्फ फोटो खींचने का टूल नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा?
कैमरे का मुख्य काम विजुअल सेंसिंग होगा। मतलब कैमरा दरअसल एआई की आंखें बन जाएगा। तो कैमरा दुनिया को समझेगा। बिल्कुल। अगर आप रेस्टोरेंट के मेन्यू को स्कैन करें तो एआई सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ेगा, तो वो और क्या करेगा? वो आपकी डाइटरी प्रेफरेंस और हेल्थ डेटा एनालाइज करके तुरंत बता देगा कि कौन सी डिश सबसे सही रहेगी। मतलब कैमरा विजुअल डेटा को टेक्स्ट और लॉजिक में बदलकर प्रोसेसर को दे देगा। ये तो कमाल है ना? लेकिन क्या? यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमें इन स्पेसिफिकेशंस की लहर में बहने से पहले सतर्क रहना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टेक इंडस्ट्री में सप्लाई चेन लीक्स अक्सर एक दिशा बताते हैं, लेकिन अंतिम प्रोडक्ट की 100% गारंटी नहीं होते। मतलब लॉन्च के वक्त Dimensity 9600 की जगह कोई कस्टम सिलिकॉन भी आ सकता है। बिल्कुल मुमकिन है। इसलिए जहां तक जानकारी अनिश्चित है, हमें साफ समझना चाहिए कि ये स्पेसिफिकेशंस पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, ये सिर्फ उस महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं जो OpenAI इस हार्डवेयर के जरिए पाना चाहती है। बिल्कुल सही। और ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है, क्योंकि बेहतरीन हार्डवेयर और जॉनी आइव का नाम जुड़ना भी किसी प्रोडक्ट की सफलता की गारंटी नहीं देता। बिल्कुल नहीं। अगर इतिहास देखें तो स्मार्टफोन का इतिहास दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों की कब्रगाह से भरा है। हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज फोन। बिल्कुल, उसका डिजाइन शानदार था, हार्डवेयर भी बेहतरीन था, लेकिन उनके पास डेवलपर्स और एप्स का इकोसिस्टम नहीं था। और बिना इकोसिस्टम के वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। Amazon ने भी तो अपने फायर फोन पर करोड़ों डॉलर बहा दिए थे। हाँ, उसमें नए फीचर्स थे, लेकिन रियल वर्ल्ड उपयोगिता 0 थी। फेसबुक ने भी HTC के साथ मिलकर फोन बनाया था, जो एक बड़ा मजाक बनकर रह गया। और एंडी रोबिन का एसेंशियल फोन भी तो इतिहास से मिट गया। और इन्हीं पन्नों में एक सबसे ताजा उदाहरण ह्यूमेन एआई पिन का भी जुड़ता है। हाँ, ह्यूमन AI पिन। उसका विजन भी तो यही था, स्क्रीन से आजादी। लेकिन उसका फ्लॉप होना साबित करता है कि सिर्फ स्क्रीन से आजादी बेचना काफी नहीं है। उसकी रियल वर्ल्ड उपयोगिता बहुत कमजोर थी। लेजर डिस्प्ले धूप में दिखता नहीं था, डिवाइस ओवरहीट हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, हर वॉइस कमांड को क्लाउड पर जाने और वापस आने में 5 से 6 सेकंड का लेटेंसी टाइम लगता था। 5 से 6 सेकंड? इंसानी बातचीत में इतने लंबे गैप्स बहुत अजीब और निराशाजनक लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। और यही मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट की व्यावसायिक रणनीति पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। वो कैसे? सोर्सेस के मुताबिक OpenAI का टारगेट शुरुआत में ही लगभग 3 करोड़ यानी 30 मिलियन यूनिट्स बेचने का है। हाँ, ये आंकड़ा सामने आया है। और कीमत लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। गूगल पिक्सल जैसी स्थापित कंपनी भी साल भर में 3 करोड़ फोन बेचने के लिए संघर्ष करती है। सही बात है। तो क्या 1 लाख रुपए की कीमत पर बिना ऐप इकोसिस्टम के 30 मिलियन यूनिट्स का लक्ष्य अति महत्वाकांक्षी नहीं लगता? अगर इसे सिर्फ स्मार्टफोन बेचने के बिजनेस के नजरिए से देखें तो ये आंकड़ा वाकई अति महत्वाकांक्षी लगता है। तो फिर असली रणनीति क्या है? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो OpenAI का असली लक्ष्य हार्डवेयर बेचकर मुनाफा कमाना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर क्या है? उनका अंतिम लक्ष्य है प्लेटफॉर्म कंट्रोल, यानी प्लेटफॉर्म पर पूर्ण नियंत्रण। प्लेटफॉर्म कंट्रोल की इस रणनीति का मौजूदा टेक कंपनियों पर कैसे असर पड़ेगा? इसे किराएदार और मकान मालिक के रिश्ते की तरह समझिए। हाँ। आज ChatGPT दुनिया का सबसे सफल AI प्रोडक्ट है, लेकिन ये पूरी तरह से एप्पल के iOS और गूगल के एंड्रॉयड की जमीन पर टिका है। एग्जैक्टली। आज OpenAI हर एक डाउनलोड के लिए एप्पल और गूगल को कमीशन दे रही है। हाँ, वो 30% वाला टैक्स। बिल्कुल। और सोचिए अगर कल को एप्पल अपने फोन में अपना खुद का AI पूरी तरह से इंटीग्रेट कर ले, और सिस्टम लेवल पर ChatGPT के एक्सेस को ब्लॉक कर दें, या गूगल एंड्रॉयड में अपने जेमिनी को ऐसे सेट कर दे कि बाहरी AI के लिए जगह ही ना बचे, तब तो OpenAI का पूरा बिजनेस रातों रात खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल। इतिहास गवाह है, PC के युग में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया पर राज किया क्योंकि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल किया। हाँ, और मोबाइल के युग की लड़ाई गूगल और एप्पल ने जीती। और अब दुनिया AI के युग में है। OpenAI इस नए युग को हर हाल में जीतना चाहती है। मतलब हार्डवेयर बनाना उनके लिए कोई शौक नहीं है। नहीं, ये एप्पल और गूगल की मोनोपोली से बचने की एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, यानी रणनीतिक मजबूरी है। समझ गए। वे उस जमीन के मालिक बनना चाहते हैं जिस पर उनका AI काम करता है, ताकि भविष्य में कोई और कंपनी उनका रास्ता ना रोक सके। तो इस पूरी गहन चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? विश्लेषण करने पर कई परतें साफ होती हैं। हाँ, पहली चीज जो कंफर्म है वो ये कि OpenAI ने हार्डवेयर स्पेस में कदम रख दिया है और जॉनी आइव शामिल हैं। दूसरी बात जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है वो ये कि ये एक हाइब्रिड AI फर्स्ट डिवाइस होगा, जिसमें हार्डवेयर के साथ एप्स और AI एजेंट्स समानांतर रूप से काम करेंगे। बिल्कुल,
लेकिन जो बातें फिलहाल अफवाह लगती हैं, वो ये कि लॉन्च के साथ ही दुनिया रातों रात पूरी तरह से ऐपलेस हो जाएगी। या फिर जो लीक्ड स्पेसिफिकेशंस हैं वे बिना बदलाव के फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे, ऐसा होना मुश्किल है। तो इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु यही है कि तकनीक का ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2027 के पहले भाग तक ये डिवाइस बाजार में आ सकता है। और ये डीप डाइव इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये असल में इस बात का महासंग्राम है कि मानव जाति तकनीक से कैसे इंटरैक्ट करेगी। सही कहा। टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल यही होने वाला है, हु विल बी योर एआई ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, आपकी डिजिटल जिंदगी की कमान किसके हाथ में होगी? क्या ये एप्पल और गूगल के पास रहेगी या ओपन एआई नियम बदल देगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बीच एक मनोवैज्ञानिक विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार कौंध रहा है। वो क्या? इस चर्चा में स्पष्ट हुआ कि हमारा निजी एआई एजेंट विजुअल सेंसिंग के जरिए दुनिया को देखेगा और समझेगा। हाँ, हमारी आदतों को जानेगा और हमारे लिए छोटे बड़े सभी फैसले लेगा। क्या खाना है, किसी मेल का क्या जवाब देना है। इससे हमारी जिंदगी बहुत सुविधाजनक हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन अगर एक मशीन दुनिया को देखकर इंसान की जगह खुद फैसले लेने लगेगी तो क्या होगा? तो क्या इंसान के अंदर खुद सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने की मौलिक क्षमता धीरे धीरे कमजोर नहीं हो जाएगी? क्या हम सुविधा की अंधी दौड़ में अपनी खुद की बौद्धिक आजादी और मानवीय चेतना को दांव पर लगा देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।